गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर था 5 चैप्टर जल संबंध वाटर रिलेशन था जो प्लांट के अंदर उसको कंप्लीट किया था। पादप में जल संबंध था। नेक्स्ट अब हमारे पास जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर है, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण की क्रिया इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, जो जल अवशोषण और रसारोहण की प्रक्रिया क्या होती है। सामान्य तौर पर हम देखें, जल अवशोषण से तात्पर्य लिया जाता है मृदा के द्वारा पादपों का जल अवशोषण करना, और यह क्रिया पादप के कौन से भाग द्वारा संपन्न होती है? जड़ द्वारा संपन्न होती है, अर्थात जड़ों द्वारा जल का क्या किया जाता है? पादपों में अवशोषण। रसारोहण क्या होता है? जड़ों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में पादप के शीर्ष भाग तक जल का पहुंचना क्या कहलाएगा? रसारोहण। रसारोहण का आगे भी हम चर्चा करेंगे इसी लेसन में, बट वैसे रसारोहण का अर्थ देखें क्या हो जाएगा। जो मृदा के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है पादपों में जड़ों द्वारा, वह जल गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में पादप के ऊपरी भाग में पहुंचना। ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है, अब ये जो प्लांट है ये क्या हो गई? इसकी रूट हो गई। ये जो जड़ वाला पार्ट है मृदा के अंदर से क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। जल अवशोषण कौन से पार्ट के द्वारा की जा रही है? रूट या जड़ के। और ये जल धीरे 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 पादप के ऊपर या शीर्ष वाले भाग तक यदि पहुंचेगा तो यह क्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण। बट जो ग्रेविटी फोर्स होता है, गुरुत्व बल होता है, उसके विपरीत दिशा में यह क्रिया होती है। आप लोग ये चीज ध्यान रख सकते हैं, जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल किसका लगेगा? अर्थ का, जो नीचे की ओर लगना चाहिए। बट नीचे से जो जल है मृदा में, वह जड़ों द्वारा क्या किया जाता है? एब्जॉर्वेशन या अवशोषण। और वह जल गुरुत्वाकर्षण के फिर विपरीत दिशा में नीचे की ओर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? नीचे की ओर आएगा तो पॉजिटिव, ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्व क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो गुरुत्व के विपरीत दिशा में पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचने की प्रक्रिया जल की क्या कहलाएगी? रसारोहण। अब जल अवशोषण में जो मुख्यतः ऑर्गन या अंग काम में आया वो कौन सा है? रूट वाला पार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं जल अवशोषण पादपों में एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है, जो कि जड़ों द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? जड़ के द्वारा संपन्न होती है। अब यहां पर हमारे पास दो प्रकार का जल है, अपवाहित जल, रनवे वाटर। ठीक है। अब यदि हम देखें अपवाहित जल और मृदा जल। अपवाहित जल क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जल बह करके जाता है, अर्थात बरसात का जो मान लीजिए जो जल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर पोखरों तालाबों में पहुंचता है, तो वह जल क्या कहलाएगा? अपवाहित जल या रनवे वाटर कहलाता है। दूसरा आता है मृदा जल, सोइल वाटर। देखो, अपवाहित जल हो गया था एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बह करके, या हम बोले मान लीजिए बरसात का जल है, बरसात जैसे ही होती है तो जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके तालाबों पोखरों जलाशयों में आदि में पहुंचता है, तो वह जल रनवे वाटर या अपवाहित जल कहलाता है। मृदा जल क्या होता है? जो जल मृदा के अंदर प्रवेश करता है धीरे धीरे वो क्या कहलाएगा? मृदा कहलाता है। या हम बोले वर्षा का वह पानी, वर्षा का वह पानी जो मृदा द्वारा अवशोषित किया जाता है।
मृदा का वह पानी जो मृदा वर्षा का वह पानी जो मृदा द्वारा अवशोषित किया जाता है, मृदा जल कहलाता है। बरसात हुई, जो वर्षा का पानी है धरातल पे आया, मृदा के संपर्क में जैसे ही आएगा, जमीन के ऊपर आता है, तो वह पानी मृदा क्या करती है, उसको एब्जॉर्बेशन या अवशोषण करने का कार्य करती है, और उसी जल को हम क्या बोलेंगे, मृदा जल। अपवाहित जल क्या था, हमने अभी पढ़ा था, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन या जो बह करके पानी पहुंचता है वो क्या कहलाएगा, अपवाहित जल। यहाँ बरसात मान लीजिए तीव्र गति से होती है, तो तीव्र गति से जैसे ही होती है तो पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है, या पानी अधिक मात्रा में होता है, तो वो पानी धरातल पर क्या करता है, गति करना प्रारंभ करता है, दैट मीन्स बहना प्रारंभ करता है, और बह करके किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाता है, जलाशय, तालाब या पोखर में, तो वो क्या कहलाएगा, अपवाहित जल। बट जो ठहरा हुआ जल है, या वह जल जो वर्षा के द्वारा जलाया है, और उस जल को मृदा धीरे धीरे क्या कर रही है, एब्जॉर्बेशन या अवशोषित करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मृदा जल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देखें, मृदा जल कई प्रकार का होता है। मृदा जल कितने प्रकार का होता है, कई प्रकार का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे केसी के जल, आर्द्रता ग्राही जल, यदि हम इनकी बात करें कि इसकी जल, आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्व जल, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, मृदा जल के। तो इन तीनों के अंदर भी, किसी की आर्द्रता ग्राही या गुरुत्व जल के अंदर भी बात करें, तो जो प्लांट के लिए जो जल काम आएगा वो कौन सा जल काम आता है, केशकीय जल। पादप किसका अवशोषण करते हैं, केशकीय जल, ये पादपों के लिए उपयोगी होता है, लिए उपयोगी जल। ठीक है भाई। अब देखो, यदि हम इनकी चर्चा करें, जो हमारे पास आर्द्रता ग्राही जल है, वैसे ही आर्द्रता ग्राही नाम से स्पष्ट हो रहा है, मॉइस्चराइजेशन, जिसमें नमी होगी वातावरण में आर्द्रता ग्राही जल होगा, तो मृदा के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्बेशन या धूप जैसे आती है, तो ये जल क्या होता है, दैट मीन्स पादपों के लिए काम नहीं आता है, इसकी ह्रास या कमी हो जाती है। गुरुत्व जल, अर्थात ऐसा जल जो गुरुत्व की दिशा में क्या करे, गति करे। अब जो हम बात करें भूमि, तो या जमीन या लैंड या अर्थ की बात करें, तो इसका गुरुत्व जल जो होगा वो नीचे की ओर गति करेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए यह जल भी प्लांट के क्या आता है, काम नहीं आता है। अब बच गया कौन सा, केशकीय जल होता है, क्योंकि ये नलिकाकार पृथ्वी के अंदर जो संरचनाएं होती हैं केशिका जिनको हम बोलते हैं, इनके अंदर ये जल स्टोर होता है केशकीय, और यहाँ से प्लांट अपने रूट के द्वारा इस जल को क्या करते हैं, एब्जॉर्बेशन या अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो स्पष्ट होगा, जो मृदा जल है, जिसकी हमने किसकी आर्द्रता गिराई या गुरुत्व जल जो एग्जाम्पल पढ़े, इनमें से पादपों के लिए काम आने वाला कौन सा जल होगा, किसके जल ही पादपों के काम आता है। अब यदि हम बात करें पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग, नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें, पौधों के जल अवशोषित करने वाले अंग कौन कौन से हैं। पौधों के जल अवशोषित करने वाले अंग, देखिए अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके से जल अवशोषित की क्रिया संपन्न होती है। अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके से जल अवशोषित की क्रिया संपन्न होती है। यदि हम थैलोफाइट्स की बात करें, कौन से प्लांट की, थैलोफाइट्स, तो ये जो थैलोफाइट्स होते हैं, शैवाल व कवक,
तो इनमें जल अवशोषण या एब्जॉर्बेशन की क्रिया किससे होती है? संपूर्ण सतह द्वारा, ये संपूर्ण सतह से, ठीक है। तो थैलोफाइट्स में जल अवशोषण किसके द्वारा हो रहा है? संपूर्ण सतह के द्वारा जल अवशोषण होता है। यदि ब्रायोफाइट्स में देखें तो ब्रायोफाइट्स में एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय संरचना होती है, वह बहुकोशिकीय संरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूलाभास। क्या बोलेंगे? मूलाभास के द्वारा एब्जॉर्बेशन होता है। किसके द्वारा होता है? मूलाभास, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम लाइकेन की बात करें इसी तरीके से, लाइकेन्स में भी विशिष्ट संरचनाएं राइजिनस होती हैं और जल निमग्न में संपूर्ण होता है। यदि हम बात करें नेक्स्ट लाइकेन, लाइकेन पादपों में क्या होती है? विशिष्ट संरचनाएं, विशिष्ट संरचनाएं, रेजिन्स जिनको बोलते हैं, या राइजिनस भी बोलते हैं, राइजिनस लिख लो इसको, राइजिनस। अब उसके बाद यदि हम बात करें जल निमग्न पादप की, तो उनका भी क्या होता है? सामान्य सतह द्वारा, जो जलीय प्लांट होते हैं जल निमग्न, ये जलीय पौधे, इनमें जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? सामान्य सतह द्वारा, सामान्य सतह। थैलोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा होगा, लाइकेन होगा, जलीय पादप हो गए। यदि हम टेरिडोफाइट, अनावर्तबीजी या आवर्तबीजी की बात करें तो इनके अंदर किससे होता है? टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इनकी यदि बात करें तो इनमें किसके द्वारा होगा? रूट या जड़ के द्वारा। और यही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर? इस प्रकार से अलग अलग पादपों में जल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। थैलोफाइट्स या जो शैवाल प्लांट या कवक जो प्लांट है, उसमें जल अवशोषण की क्रिया उनकी संपूर्ण सतह के द्वारा होती है। ब्रायोफाइट्स में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय संरचना पाई जाती है जिसको मूलाभास बोलते हैं, जिसके द्वारा जल अवशोषण की क्रिया ब्रायोफाइट्स में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखें लाइकेन, तो लाइकेन में क्या है? विशिष्ट संरचनाएं राइजिनस पाई जाती हैं। ये याद रखना है आप लोगों को, विशिष्ट संरचनाएं राइजिनस पाई जाती हैं जिनके द्वारा जल अवशोषण की क्रिया होती है। जलीय पौधे जल निमग्न पादप होते हैं, उनमें सामान्य सतह द्वारा, जनरल लेयर के द्वारा जल अवशोषित होता है या वाटर एब्जॉर्बेशन होता है। टेरिडोफाइट हो, एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, इनमें जो वाटर एब्जॉर्बेशन की मैकेनिज्म या क्रियाविधि है वो किसके द्वारा संपन्न होगी? रूट या जड़ के द्वारा। अब देखो जड़ के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम लोग। जड़ के दो भाग होते हैं, एक तो तरुण क्षेत्र और दूसरा परिपक्वन क्षेत्र। जड़ के दो भाग होते हैं, तरुण क्षेत्र और सेकंड है हमारे पास परिपक्वन क्षेत्र। दो पार्ट हो गए जड़ के। अब तरुण यदि परिपक्वन की हम बात करें तो तरुण जड़ नई जड़ से संबंधित होगा, और जो परिपक्वन क्षेत्र होगा दैट मीन्स जिसमें मैच्योरेशन फेज आ जाती है। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें, जल का जो अवशोषण होता है जड़ के कौन से पार्ट के द्वारा संपन्न होगा? अर्थात जल का अवशोषण जड़ के तरुण क्षेत्र द्वारा होता है। कौन से क्षेत्र द्वारा? तरुण क्षेत्र द्वारा होता है। तो मूल का तरुण क्षेत्र ही जल अवशोषण
कार्य मुख्य रूप से संपादित करता है। क्षेत्र ही जल अवशोषित कार्य को मुख्य रूप से संपादित करता है। क्लियर? तो जो तरुण क्षेत्र होगा वो प्लांट में क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए या जल अवशोषण करने के लिए उत्तरदायी होता है। या हम कहें इंपॉर्टेंट या मुख्य रूप से जल अवशोषण कौन से क्षेत्र द्वारा होगा, तरुण क्षेत्र द्वारा। क्योंकि जो परिपक्वन क्षेत्र है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं कास्टन व सुमेरीकरण के जमाव के कारण मैच्योरेशन फेज को प्राप्त कर लेती हैं या परिपक्व हो जाती हैं, जिसके कारण ये जल के अवशोषण के लिए या जल के लिए ही हम बोलें क्या हो जाती हैं, अपारगम्य हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा परिपक्वन क्षेत्र है। परिपक्वन क्षेत्र की सेल्स इस भाग की कोशिकाएं काष्ठावन व सुमेरीकरण के जमाव के कारण या के बनने के कारण भी हम कह सकते हैं, जमाव के कारण जल के लिए क्या हो जाती हैं, अपारगम्य, जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। क्लियर हो गया? तो जड़ के दो भाग थे, एक तो तरुण क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। अब इसमें यह पूछा जाए कौन से क्षेत्र के द्वारा जल अवशोषण का कार्य होता है, तो तरुण क्षेत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो परिपक्वन क्षेत्र है इसकी जो सेल्स है इसमें काष्ठावन में सुमेरीकरण की क्रिया के कारण या इनका मैच्योरेशन, जैसे ही इनमें फॉर्मेशन होता है तो ये सेल मैच्योरेशन को परिपक्व हो जाती हैं या मैच्योरेशन धारण करती हैं, तो जिसमें सुमेरीकरण व काष्ठावन के कारण जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। अब ये पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, ये तीनों ही शब्द हमने लास्ट चैप्टर में वाटर रिलेशन जिसमें हमने पढ़ा था, पारगम्य क्या होता है, अर्धपारगम्य क्या होता है और अपारगम्य क्या होता है। अब यदि हम बात करें जड़ का जो तरुण क्षेत्र है इसके निम्न भाग होते हैं, किसके, जड़ के तरुण क्षेत्र के निम्न भाग होते हैं। अब ये भी 5 भागों में डिवाइड है, जैसे मूल गोप, मूल गोप, दूसरा है मूल शीर्ष, नेक्स्ट है दीर्घीकरण भी हम बोल सकते हैं या धैर्यवर्धी क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं, धैर्यवर्धी क्षेत्र। नेक्स्ट है मूल रोम क्षेत्र, क्या हो जाएगा, मूल रोम या परिपक्वन क्षेत्र भी नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है। तो 5 भाग हो गए, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्वन। तो ये 5 टाइप या 5 प्रकार किसके हो गए, तरुण क्षेत्र जो रूट का पार्ट था, मूल गोप, मूल शीर्ष, धैर्यवर्धी क्षेत्र, उसके बाद में हमारे पास मूल रोम क्षेत्र है और परिपक्वन क्षेत्र है। मूल गोप क्या होता है, ये रूट का सबसे शीर्ष भाग होता है जो कि विभाजन करती जो रूट होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह मूल का शीर्षस्थ भाग है जो मूल के वृद्धिकारी शीर्ष की सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है। मूल शीर्ष हमारे पास यदि देखें, मूल शीर्ष क्या हो जाएगा, यह है मूल गोप के पीछे की ओर का भाग होता है, अर्थात मूल शीर्ष मूल गोप के पीछे की ओर का भाग होता है जिसका विभाजन निरंतर होता रहता है और रूट अग्रसर होती रहती है या रूट अपना डेवलपमेंट करती रहती है। धैर्यवर्धी क्षेत्र
मूल शीर्ष के नीचे की ओर या ठीक पीछे की ओर हम बोले धैर्य वृद्धि क्षेत्र पाया जाता है। जड़ की लंबाई इन कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही बढ़ती है, अर्थात इनकी सेल्स में वृद्धि होगी तो रूट की क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी। ये रक्षात्मक कार्य होगा। इसमें निरंतर क्या होगा, विभाजन। नेक्स्ट है मूल रोम क्षेत्र। यह धैर्यवर्ती क्षेत्र के पीछे होता है। इसमें क्षेत्र में मूल रोम क्षेत्र में क्या होते हैं, मूल के अंदर हजारों मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, पाए जाते हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं, जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ये क्या होगा, परिपक्वन क्षेत्र होता है जिसमें अभी मैंने बताया था काष्ठावन और सुमेरीकरण। करण के कारण ये क्या हो जाते हैं, परिपक्व या मैच्योरेशन फेज हो जाता है, जो जल अवशोषण का कार्य कम करता है या जल के लिए क्या हो जाता है, अपारगम्य। इस प्रकार से तरुण क्षेत्र के 5 भाग हो गए। मूल को फिर देखें, मूल का शीर्ष भाग होता है जो कि मूल वृद्धि जो करती है उसके चारों तरफ ये एक आवरण के रूप में पाया जाता है। हम बोले यह मूल को एक रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। मूल शीर्ष क्या होगा, मूल गोप के नीचे वाला भाग या इसके पीछे वाला भाग क्या होगा, मूल शीर्ष होता है। मूल शीर्ष की कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है जिससे रूट की वृद्धि होती रहती है। या हम बोले धैर्य वृद्धि क्षेत्र जो मूल शीर्ष के नीचे, इसकी कोशिकाओं में जैसे यहाँ विभाजन होगा तो कोशिकाओं में क्या होगी, वृद्धि। धैर्य वृद्धि क्षेत्र में वृद्धि होगी कोशिकाओं में तो रूट की क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ती है। मूल रोम कहाँ होगा, धैर्य वृद्धि क्षेत्र के नीचे की ओर या पीछे की ओर क्या पाया जाएगा, मूल रोम क्षेत्र। और इस मूल रोम क्षेत्र में क्या होंगे, हजारों मूल रोम पाए जाते हैं जो जल अवशोषण का क्या करते हैं, कार्य। बच गया कौन सा पार्ट, परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र क्या होता है, काष्ठावन व सुमेरीकरण के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती हैं परिपक्व हो जाती हैं, जो जल अवशोषण का कार्य क्या करती हैं, कम करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जल अवशोषण की क्रियाविधि।